कितना अच्छा हो, अपन पूरे डीएनए के ऊपर जीन को लिख दे। ये जीन इधर, जीन 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 भजन शांति। हाँ ठीक। हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो कल की क्लास में हमने बात की थी सहलग्नता के बारे में, सही बात है। पर सहलग्नता ने अभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, ठीक है। सहलग्नता थोड़ा सा और बाकी है। क्या क्या बाकी है इधर देखो। पहला चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी ने भी दिया है, इसलिए हमको पढ़ना है सहलग्नता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज। लिंकेज के उपयोग, ठीक है। तो सहलग्नता कहां काम आएगी, ध्यान देना। सहलग्नता, ऐसे मेरे को एक बात याद आ गई तो हंसना आ गया। नहीं बताऊंगा, तरसते रहो तुम। हाँ, बताने जैसी नहीं है इसलिए नहीं बता सकता हूं, ठीक है। अब तुम अपने हिसाब से अनुमान लगाते रहो कि सर ने क्या सोचा होगा, ठीक। तो क्या सोचा होगा देख लेना तुम, ठीक है। हाँ जी, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा दोस्त, सच मां कसम, बहुत अच्छा आदमी हूं मैं यार, ठीक है। चलिए, हाँ, सहलग्नता के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज। सीधा सीधा पहले मुद्दे पे आ जाते हैं सीधा ही, ठीक है। जैसे सरपंच उम्मीदवार मुद्दों की बात करते हैं कि नेक निर्भीक जन कल्याणकारी उम्मीदवार हमारे यही है, युवा दिलों की धड़कन, ठीक है। मैं भी हूं लेकिन मेरे को सरपंच से नाम नहीं लगा। और ये नेक तो समझ में आता, निर्भीक की कहां जरूरत है दोस्त, क्यों, ठीक है। चलिए, तो नेक निर्भीक उम्मीदवार बने रहो और वास्तव में बने रहो, केवल बैनर के ऊपर लिखा हुआ है वहां पे नहीं। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद तुम्हारे भरोसे आओ हमारे भरोसे, ठीक है, नहीं। चलिए, सहलग्नता के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज। आनुवंशिक मानचित्र बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आनुवंशिक मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी। भाई साहब, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र नक्शा होता है। नक्शे के अंदर क्या बनाते हैं, अलग अलग देशों को नक्शे के अंदर लिखा जाता है कि ये इस जगह पे, 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 जगह, ठीक है। ऐसा लिखते हैं अपन। तो सेम, कितना अच्छा हो, अपन पूरे डीएनए के ऊपर जीन को लिख दे। ये जीन इधर, जीन 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 भजन शांति। हाँ ठीक है। तो वो जीन अगर ऐसे ऐसे अपन लिख दे तो क्या बन जाता है, आनुवंशिक मानचित्र बन जाएगा, ठीक है। तो आनुवंशिक मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है, जिसमें गुणसूत्र पर जीन की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। जीन की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो गुणसूत्र पर जीन की स्थिति का निर्धारण करके अपन क्या करेंगे, उससे हमको बहुत सारा फायदा होगा। किसके अंदर, चिकित्सा विज्ञान में। चिकित्सा विज्ञान, सामान्य जो अनुसंधान या रिसर्च कार्य चलते हैं उनके अंदर, व फोरेंसिक के अंदर भी काम आ सकता है। फोरेंसिक जांच में उपयोगी। अगर संपूर्ण जीन का क्या किया जाए, सीक्वेंस किया जाए, संपूर्ण जीन अनुक्रम निर्धारण कर दिया जाए ना, तो ये काम हो जाएगा संपूर्ण। ये सब क्या बातें चल रही है, तुमको समझ में तो आ रहा है कि पूरा हमारा डीएनए है इतना बड़ा, लेकिन हमको नहीं मालूम कि इंसुलिन का जीन कहां पर है, स्किन कलर का जीन कहां पर है, और हाइट का जीन कहां पर प्रेजेंट है। क्लियर? अगर पता हो, सपोज करो कि हमको डायबिटीज हो गया, हमको इंसुलिन का जीन ठीक करना है, तो पहले तब ठीक करेंगे ना जब हमको पता हो कि इंसुलिन का जीन कहां है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन का जीन ठीक करने के चक्कर में तो हमने लीवर का जीन उड़ा दिया। कोई भी साइंटिफिक प्रयोग जो है वो
तभी सफल होगा जब उसके बारे में जानकारी हो। हाँ, एक्सीडेंटली अपन को इंसुलिन ठीक करते करते कुछ और अच्छा मिल जाए वो अच्छी अलग बात है, क्लियर, लेकिन उल्टा ज्यादा होने की संभावना रहती है कि एक चीज को ठीक करने गए तो दूसरा चीज हो गया, वायरस को अध्ययन करने जा रहे थे कोरोना वायरस बन गया, क्लियर, तो ऐसा दिक्कतें हो सकता है। तो संपूर्ण जीन का अनुक्रम का निर्धारण पहले से अगर कर लिया जाए, और इसके लिए पूरा का पूरा एक प्रयोग चल रहा है या चल रहा था, 13 वर्ष तक चला था, जिसको बोला जाता है मानव जीनोम परियोजना। वो अपन किसी और दिन आनुवंशिकी का पार्ट नहीं है, वो आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डीएनए वाला चैप्टर है, उसका पार्ट है, क्लियर। तो आनुवंशिक मानचित्र इसलिए उपयोगी है, क्लियर। ये इसके भी अनुप्रयोग है, इसके मतलब सहलग्नता का अनुप्रयोग ये है और इसका अनुप्रयोग ये है। अब ये किसने बनाया आनुवंशिक मानचित्र? एक आदमी था, इसका नाम था स्ट्रूटवेंट। ये जरूर याद रखना, एनसीईआरटी ने इसका नाम दिया हुआ है स्ट्रूटवेंट, ठीक है। और ये मॉर्गन का छात्र था, मॉर्गन का स्टूडेंट। तो इसने बोला कि जीनों के बीच में दूरी को नापा था इसने, ठीक है। और दूरी कैसे नापी थी? 1% RF 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। जीन के बीच में, जीन के मध्य RF को दूरी का पैमाना माना, ठीक है, पैमाना माना। वाह, कविता बन जाती है अभी तो, ठीक है, कि इतने परसेंट RF है, 20% RF है तो इतना दूर जीन है, 40% RF है तो इतना दूर जीन हो सकता है, क्लियर। तो ये सब चीजें करने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से आनुवंशिक मानचित्र बनाया जाता है। CM क्या है? अशोक जी गहलोत। सेंटीमॉर्गन, योन मॉर्गन, सेंटीमॉर्गन, ठीक है। सेंटीमॉर्गन क्यों बोला इसने? क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट मॉर्गन का छात्र था, मॉर्गन ने लिंकेज पढ़ी थी और इसने लिंकेज के आधार पर संलग्नता मानचित्र बनाए या लिंकेज मैप बनाए या आनुवंशिक मानचित्र बनाए। तो उसने मॉर्गन के सम्मान में 1% RF को क्या माना? 1 सेंटीमॉर्गन दूरी माना और उसके आधार पर गुणसूत्र पर जीन की स्थिति का अध्ययन कर लिया था। बोलो क्लियर है? यस, सब क्लियर है, सब काम का चीज है, अच्छे से नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट आया, गुणसूत्र पर जीन की स्थिति का निर्धारण तो कैसे करते हैं? इधर देखो, एक आध सवाल बताता हूं तुमको। यार मिटाने में ही बहुत जोर आता है, ऐसा कैसा है कैसे पता है? ठीक, चलिए अब सपोज करो तुम्हारे सामने अचानक से एक सवाल आ जाए, ठीक है। क्या सवाल? टाइम थोड़ा सा खराब हो रहा है, फटाफट लिखता हूं। 3 जीन ए बी व सी, नहीं लिखूंगा, जाओ A B व Z, कुछ भी लिखो ना, यहां कौन सा ABCD सीख रहा है तू? 3 जीन A B व Z के मध्य RF क्रमशः निम्न प्रकार है, तो इनकी स्थिति का निर्धारण करो। ठीक है, कर लेंगे, है। चलिए, तो तुमको कुछ डेटा इस तरीके से दिया हुआ है। ए और बी के बीच में दूरी दी हुई है, तुमको मान लो कि 25% RF दी हुई है। बी और जेड के मध्य दी हुई है तुमको
ए और जेड के बीच में तुमको दी हुई है 20%। तो गुणसूत्र है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर लेंगे। सर ए और बी के बीच में 25 दी हुई है और बी और जेड के बीच में 45 दी हुई है। हो गया सर, आसान हो गया। नहीं हुआ ना भाई साहब, यही सोच रहे ए बी जेड, ठीक है। ए और जेड के बीच में कितना होना चाहिए 20%, कितना है वहां पे 25 और 45, कितना हो गया 40 20 60 और 70 हो गया। तो क्या ये सही है? ऐसा ऑप्शन देख के नहीं करना है टिक ए बी जेड डिग, सही, ठीक है। चलिए ये होगा ऐसा कुछ। अब देखो मैं इनको सही सही लिख देता हूं। बी और जेड के बीच में कितना है 45%, ए और बी के बीच में कितना है 25%। सही, अरे सही है, हो गया। ए और बी के बीच में 25 आ गया, ए और जेड के बीच में 20% आ गया, और बी और जेड के बीच में कितना हो गया 45। अगर ऑप्शन में ये भी दिया हो, मान लो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन कुछ ऐसा तरीके का दिया हुआ है ए या जेड और एक ऑप्शन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। किसको सही मानोगे तुम, किसको सही मानोगे बताओ। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे सही आंसर अभी के लिए तुमको लग रहा होगा कि ये हो जाएगा, मजा आ जाएगा। सबसे सही आंसर ये होगा, क्योंकि जो फुलफिल जो क्राइटेरिया इसको दिया हुआ है वैसा वैसा क्राइटेरिया ये भी तो मान रहा है। देखो इधर ए और जेड के बीच में कितनी डिस्टेंस 20%, ए और बी के बीच में 25%, जेड और बी के बीच में 45%, आ तो गया क्या। लेकिन यहाँ पे इसको सही क्यों मानना है, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें 20% तो इतना दिखाया हुआ है, 25% इतना ही दिखाया हुआ है, जबकि इसमें देखो 25% इतना और 20% इतना और 25% इतना ज्यादा दिखाया हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं भाई। अब तो ठीक है, तो ज्यादा सही आंसर क्या है ये भाई साहब। ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे बी ए जेड है, यहाँ पे जेड है बी है, बोले इधर हो कि उधर हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है सवाल के हिसाब से। क्लियर, तो दिक्कत आसान हो जानी चाहिए। पहले तो गुणसूत्रों का क्रम निर्धारित करना होगा और उसके बाद में उनकी स्थिति सही सही से देखनी होगी, गुणसूत्रों पर जीन का क्रम और उनकी स्थिति। तो आंसर क्या होगा, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बेटर आंसर कौन सा है, डी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो जितना अल्टीमेटली तो नाप रहे हैं ना भाई, 20 किलोमीटर ज्यादा होता है कि 25 किलोमीटर ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली 25 किलोमीटर ज्यादा दिखना भी तो चाहिए। यहाँ 25 कम दिख रहा है, यहाँ पे 20 ज्यादा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो इस तरीके से तुम सवालों को सॉल्व करना है। क्लियर, चलो हटाओ इसको, नोट कर लेना इसको और आराम से फिर अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और है सहलग्नता से संबंधित, उसको समझ लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक आगे टॉपिक पे चलते हैं, लिंग सहलग्नता। ठीक है, लिंग सहलग्नता ऐसे लक्षण जिनके जीन किसके ऊपर प्रेजेंट है, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते, कायिक लक्षण है वे कायिक लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते। कायिक लक्षण मतलब जिनका लैंगिक लक्षणों से लेना देना नहीं है। सामान्यतः हम मानते हैं कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जो भी जीन होगा
वो हमारे लैंगिक विकास में शामिल होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुमको हीमोफीलिया हो सकता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में विकार के कारण, तो हीमोफीलिया तो रक्त से संबंधित डिसऑर्डर है, मेल फीमेल दोनों में बराबर हो रहा है। तो यहां पर यही बात ध्यान रखना है कि ऐसे कायिक लक्षण जिनके जीन किसके ऊपर उपस्थित है, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित है। ठीक है, चलिए, वे कायिक लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित लिंग सहलग्नता दर्शाते हैं। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो आगे अपन विकारों में भी बात करेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स सहलग्न और वाई सहलग्न। ठीक है, एक्स सहलग्न के कुछ फेमस एग्जाम्पल, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता, आगे अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। इसी तरीके से ड्रोसोफिला में आंख का रंग, आई कलर। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल याद रखना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेटा जेनेटिक्स में नाम तुमको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फिर हो जाएगा स्यूडो रिकेट्स, स्यूडो रिकेट्स। एक और है विकृत एनामेल, जो दांत के ऊपर होते हैं उसका। ठीक है, तो ये दोनों तो प्रभावी विकार है, जबकि ये चारों कैसे हैं, अप्रभावी विकार। इनमें से अपन किस किस को पढ़ेंगे, हीमोफीलिया और वर्णांधता को पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ एग्जांपल याद रखना। वाय सहलग्न, पहला है हाइपर ट्राइकोसिस, कान के अंदर अत्यधिक बाल हो जाते हैं आदमियों में। ऑब्वियसली वाय सहलग्न केवल किसके अंदर होंगे, आदमियों के अंदर होंगे, बाकी और किसी के अंदर नहीं होंगे। दूसरा TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो इनमें से एग्जाम्पल जितने याद कर सको उतने याद करना। यार ये एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ साथ जा रहे हैं इसलिए एक्स सहलग्न, जबकि वो वाई गुणसूत्र के साथ साथ जा रहे हैं इसलिए उसको बोल रहे हैं वाई सहलग्न। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इनको पहले नोट करो फिर बात करते हैं। हटा, बात समझ में आसान। ऐसे कायिक लक्षण है, जब से हीमोफीलिया हुआ वो रक्त से संबंधित, वर्णांधता हमारे कलर पहचान नहीं पाने की क्षमता है, तो इसका लैंगिक लक्षणों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है उसका जीन। क्लियर? चलिए, आज मैं बहुत ज्यादा ही सीरियस होकर पढ़ा दिया हूं क्योंकि टॉपिक ही समझाने लायक है। ठीक है, अब अगर मैं तुमको बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर अगर डिस्टर्ब करूं तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए तुम ध्यान लगा के इन दोनों टॉपिक को पढ़ लेना। मस्ती मजाक अपन फिर किसी और क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब वंशागति के प्रकार है, एक होती है क्रिस क्रॉस वंशागति। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो खासकर आरबीएससी की किताब ने इसका सीधा सीधा नाम रखा है, डेफिनेशन भी दी हुई है, तो जरूर से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। क्रिस क्रॉस वंशागति, नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। क्रिस क्रॉस क्या है, नॉन क्रिस क्रॉस ऐसी वंशागति जिसमें पेरेंट से लेकर ग्रांड चिल्ड्रन तक, मतलब पैतृकों से लेकर उनके पोते पोती तक, ठीक है, लक्षण है वो विपरीत लिंग के माध्यम से जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर पिता से लक्षण
पुत्री में जाए और पुत्री से लक्षण वापस से ग्रैंडसन में जाए। बात समझ में आती कि ऐसे लक्षण या लक्षण जब एक पेरेंट से उसके पोते में जाए विपरीत लिंग के माध्यम से, यहां पर मेल फीमेल मेल, समझ में आया। इसी तरीके से अगर ऐसा हो, माता पुत्र, सडनली ऐसा तो नहीं लग रहा है संस्कृत पढ़ने लग गए, ठीक है, माता पुत्र अधोपुत्री नहीं, ग्रैंड डॉटर, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। विपरीत लिंग के माध्यम से, ठीक है, मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर तक जा रहा है, ठीक है। तो माता भी फीमेल, ग्रैंड डॉटर भी फीमेल, लेकिन बीच में पीढ़ी किसके माध्यम से जा रहा है, ये पुत्र से होता हुआ जा रहा है। अब देखो दूसरा टाइप की वंशावली, अगर ऐसा लक्षण है फादर टू सन एंड सन टू ग्रैंडसन, इसी तरीके से मदर टू डॉटर और डॉटर से ग्रैंड डॉटर, आसान है। क्रिस क्रॉस वंशागति, नॉन, इसको क्रिस क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, मतलब जेंडर चेंज हो रहा है ना भाई, लड़का लड़की लड़का, क्रिस क्रॉस, ठीक है, हाँ, लड़का लड़का लड़का, सीधा नॉन क्रिस क्रॉस। अब कैसे, मतलब आसान टर्म है यार, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लड़का लड़की लड़का, लड़की लड़का लड़की, इसके अंदर लड़की लड़की लड़की, लड़का लड़का लड़का, ठीक है, आसान है। अब कंफ्यूज मत होगा, आसान। चलिए तो परिभाषा लिखते हैं। जब पैतृक से ग्रैंड चिल्ड्रन तक लक्षण विपरीत लिंग के माध्यम से द्वारा वंशागत हो, ठीक है। सेम परिभाषा, जब पैतृक से ग्रैंड चिल्ड्रन तक लक्षण सेम लिंग द्वारा वंशागत हो, आसान, ठीक है। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो तुमको मैं करना चाहता हूं, दो शब्द सुन लो। इसको बोला जाता है, केवल लड़के लड़के हैं, होलेंड्रिक, क्या बोला जाता है, होलेंड्रिक। ये केवल वही लिखना जो कंपटीशन के काम का जिसके लिए हो, उसके लिए। इसको बोला जाता है होलोजेनिक, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर इसको बोला जाता है डायएंड्रिक, इसको बोला जाता है डायनिक, इसको बोला जाएगा डाइजेनिक, ठीक है। मतलब ये कुछ टर्म है, ऑप्शन में दिख सकते हैं, तुमको ध्यान रखना क्या क्या चीजें है। थोड़ा बॉक्स बना के और क्लियर कर देते हैं इनको, ताकि तुमको दिक्कतें नहीं हो। अब तो बात समझ में आ गई यार। अब मेरे को एक बात बताओ, इतना अगर लिखो, ये टर्म ध्यान रखना, होलेंड्रिक। एंड्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए, मेल मेल मेल, एंड्रिक। गाइनो वर्ड किसके लिए किया जाता है, फीमेल के लिए। तुमने पढ़ा एंड्रोशियम गाइनोशियम पढ़ा है तुमने पुष्प के अंदर, ठीक है, फ्लावर के अंदर। हाँ, तो होलेंड्रिक आसान, अब आसान हो जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स गुणसूत्र इनमें से किसके पास जा सकता है, एक्स गुणसूत्र मदर के पास, इधर देखो, मदर के पास एक्स गुणसूत्र है, वो किसके पास जा सकता है, डॉटर के पास जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके फादर से उसके पास क्या आएगा, वो डॉटर तभी होगी जब इसके पास एक्स इधर से भी आए और मदर से भी एक्स आए, सही बात। और डॉटर से वो अगेन ग्रैंड डॉटर तक भी जा सकता है, क्योंकि डॉटर भी ऐसी है। तो एक्स गुणसूत्र जो है, इसी तरीके से फादर से एक्स गुणसूत्र डॉटर के पास आ गया, डॉटर ऐसी है, ये एक्स गुणसूत्र वापिस किसके पास जा सकता है, लड़के के पास भी जा सकता है। तो कहने का मतलब एक्स गुणसूत्र जो है वो माता से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर तक भी जा सकता है,
फादर से डॉटर, डॉटर से लड़के तक भी जा सकता है। मतलब क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस दोनों प्रकार का दर्शाते हैं। एक्स सहलग्न जीन जो होते हैं वो क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस दोनों वाई सहलग्न केवल कैसा दर्शाएगा, नॉन सह, क्योंकि वाई गुणसूत्र केवल किसमें होगा, फादर के अंदर, मदर में तो होता भी नहीं है, ठीक है, मदर में होगा तो फिर मदर कैसी। हाँ, वाई गुणसूत्र केवल मेल के अंदर है तो फादर से वो किसके पास जाएगा, लड़के के पास जाएगा, लड़के से उसके लड़के के पास जाएगा, तो बीच में कोई जेंडर चेंज नहीं होगा। तो वाई सहलग्न केवल क्या दर्शाएगा, नॉन क्रिस क्रॉस। एक्स सहलग्न क्रिस क्रॉस भी दर्शाएगा, नॉन क्रिस क्रॉस भी दर्शाएगा, क्योंकि फादर के पास जो एक्स है वो एक्स गुणसूत्र है, वो डॉटर के पास जा सकता है, डॉटर से उसके ग्रैंडसन तक जा सकता है। तो नीचे बढ़िया सा एक नोट डाल के लिखा जाए भाई साहब कि स्पेशल पॉइंट एक्स सहलग्न जीन, एक्स सहलग्न जीन क्रिस क्रॉस व नॉन क्रिस क्रॉस दोनों प्रकार की वंशागति दर्शाते हैं। वाई सहलग्न जीन केवल नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। डन 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 डन। इसको पढ़ डाला तो लाइव जिंगल डाला, मतलब समझ में आ गया तो ठीक है, इसको समझ डाला तो जिंगल डाला। अगर समझ, और मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे लोग नहीं समझा पाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आसान भाषा, इससे ज्यादा और क्या आसान कर दे तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं अब इसको हटा रहा हूं, नोट कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक सहलग्नता से संबंधित ही है, मतलब इन तक सहलग्नता से संबंधित तो बात ही खत्म हो गई, पर दो टॉपिक है जो जानना जरूरी है। ये मार्कर ऐसे सूख कैसे रहा है, इतना मुश्किल से साफ हो रहा है। हाँ जी, आगे दो शब्द और सुन लो, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लिंग सीमित लक्षण, और दूसरे है लिंग प्रभावित लक्षण। इसको बोला जाता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, इसको बोला जाता है सेक्स लिमिटेड। अब ये उल्टा है, अभी जो बोला था कि कायिक लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसे लक्षण जिनके जीन कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित है, ठीक है, पहली चीज लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित नहीं है, लेकिन दोनों जेंडर के अंदर अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हो रही है। अगर कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित है तो मेल फीमेल दोनों में बराबर आने चाहिए, तो बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। इधर देखो, जीन दोनों लिंग में, परंतु अभिव्यक्त केवल एक ही लिंग में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, दाढ़ी मूंछ का आना,
फीमेल दोनों के अंदर दाढ़ी मूंछ वाले जीन हैं, लेकिन केवल लड़कों के अंदर ही वो दिखाई दे रहे, अभिव्यक्त हो रहे हैं, लड़कियों के अंदर अभिव्यक्त नहीं हो रहे। वो कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लक्षणों को क्या बोला जाता है, लिंग सीमित लक्षण, जबकि उनके दोनों के जीन मेल फीमेल दोनों के अंदर है, ठीक है, जीन दोनों लिंग में, परंतु अभिव्यक्त केवल एक ही लिंग। दूसरा, लिंग प्रभावित लक्षण, जीन दोनों लिंग में परंतु अभिव्यक्ति दोनों लिंग में अलग अलग अनुपात में। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि केवल एक लिंग में अभिव्यक्त हो रहा है, दूसरे में अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि दोनों लिंग में अभिव्यक्त हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग अनुपात, किसी में ज्यादा किसी में कम। एग्जाम्पल, गंजापन, बाल्डनेस के जो जीन है वो मेल फीमेल दोनों के अंदर है, पर ज्यादा गंजे कौन होते हैं, आदमी, मोर इन मेल्स, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है, केवल लड़कों में ही दाढ़ी मूंछ क्यों आ रही है, या स्तन ग्रंथियों का विकास केवल फीमेल में क्यों हो रहा है, या फिर आवाज केवल पतली उधर क्यों हो रही है, आवाज भारी इधर क्यों हो रही है, ठीक है। तो इन सब के जीन किस पे उपस्थित है, कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित, जीन दोनों लिंग में, और कहां पर है, कायिक गुणसूत्र पर। अब आज कायिक और ये बहुत ज्यादा आया है, तो लास्ट में समझ लो, कायिक गुणसूत्र किसको बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र XX और XY है, बाकी सारे गुणसूत्र है जो कायिक गुणसूत्र है। क्लियर। चलिए, तो आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया है हमने, 2 टॉपिक जो सहलग्नता के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर से ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तुमको। ठीक, चलिए, बाय बाय।